जो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे, अपन ने डी ब्रोगली पढ़ लिया था, उसके बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ लिया था। आज जो अपन पढ़ेंगे ना, अपन पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल। देखो वेव मैकेनिकल मॉडल अपने सिलेबस में इंट्रोडक्शन टाइप में, ठीक है, अपन इसको इंट्रोडक्टरी टाइप में पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। दोनों सेम ही बात है, वेव मैकेनिकल मॉडल बोलो या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हमारे पास में होता क्या है बेटा, ये दिया था बेटा इरविन श्रोडिंगर ने। किसने दिया था बेटा? इरविन श्रोडिंगर, साइंटिस्ट का नाम था इरविन श्रोडिंगर। गेव वेव मैकेनिकल मॉडल, गेव वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसने एटम का क्या दिया था बेटा? वेव मैकेनिकल मॉडल दिया था। क्लियर है? अब दिस मॉडल कंटेन, इस मॉडल ने क्या किया बेटा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों की बातों को रखा। दोनों की बातों को रखा मतलब डी ब्रोगली ने कहा था इलेक्ट्रॉन एक वेव भी और पार्टिकल भी है, उसने इस बात को माना, इसने तो वेव माना। ऊपर से हाइजेनबर्ग ने कहा था आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट, इसने भी एग्जैक्ट नहीं बताई। इसने भी बेटा क्या बताई, बताई प्रोबेबिलिटी बताई कि यहाँ मिल सकता है, इसने भी एग्जैक्ट नहीं बताया। नेक्स्ट बना इन दिस मॉडल श्रोडिंगर एज्यूम इलेक्ट्रॉन इज ए थ्री डायमेंशनल वेव। इसने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन एक थ्री डायमेंशनल वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है? थ्री डायमेंशनल वेव which present in the which is present in the positive field of nucleus, जो कि कहां पे प्रेजेंट है बेटा? पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पॉजिटिव फील्ड में प्रेजेंट है हमारे पास में। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन, इस मॉडल इज बेस्ड ऑन इक्वेशन नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन, नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन। ये मॉडल एक इक्वेशन बेस है, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन। ये है वो इक्वेशन। क्लियर है? इस इक्वेशन, इस पे क्या बेस है बेटा? ये मॉडल बेस है। तो इस मॉडल में क्या है बेटा, इन दिस इक्वेशन ओनली नॉन वैल्यू इज ई। ई क्या है बेटा? टोटल एनर्जी। एंड ये बेटा इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? तो ये है बेटा आपके पास इक्वेशन, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डेल साइन स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल साइन स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम। एम है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच स्क्वायर ई माइनस बी। ई यहाँ पे टोटल एनर्जी है बेटा, और वी यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है बेटा? हमारी बात में। और साइन वेव फंक्शन है। साइन क्या है बेटा? वेव फंक्शन। ये बेटा डबल डिफरेंशिएशन है। क्या है बेटा? ये पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, इस तरह से डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। क्या है बेटा? पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है लेकिन वो भी डबल है, लेकिन क्या है बेटा? पार्शियल है। आगे में ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और ये जेड। और साइन एक वेव फंक्शन है। साइन क्या है बेटा? एक वेव फंक्शन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बात करें बेटा साइन इज ए वेव फंक्शन। साइन एक वेव फंक्शन है विच शुड बी फाइनाइट। ये हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें एक फाइनाइट इलाके में मिलता है। कि सर फाइनाइट मतलब मुझे पता है इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर नहीं होता, तो क्या इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी फाइनाइट है कि नहीं है? तो साइन क्या होना चाहिए बेटा? फाइनाइट। साथ में साइन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। साइन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। एज वेल एज डबल डिफरेंशिएबल। साइन का दो बार डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जो भी आप फंक्शन बनाओ साइन, वो दो बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो आप साइन की वैल्यू 5x नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा इसका दो बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। आ रही बात समझ? तो अब अगर हमसे पूछे बट वी हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन, लेकिन हमारे लिए साइन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कि सर मतलब क्या हुआ? जो मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप साइन को सिंपल से कहानी है, अगर हम साइन है इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, कि सर ज्यादा कैसे खास कुछ पता नहीं। मतलब देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें कहूँ सिंपल सा तरीके से समझो, कि अगर मैं तुम्हें कहूँ जो कोई स्कैनर लगा होता है, तो वो स्कैनर, जो स्कैनर लगा होता है ना, जिसे आप स्कैन करते हो, उस स्कैनर से तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं। भाई तुम्हारी आंखें उसे कुछ रीड कर पाती है क्या? नहीं। लेकिन उसके पास सारा डाटा होता है, उसके पास सारा डाटा होता है, और जब से अब उसको स्कैन करते हैं अंदर क्या है वो सारा आ जाता है बाहर। इसका मतलब उसका रियल में हमारे पास साइन क्या है बेटा? हमें ये इलेक्ट्रॉन के बारे में इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है।
लेकिन ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। हमारे पास में इसके पास इंफॉर्मेशन सारी है, लेकिन हम इसे सीधा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। साइन एक फंक्शन है, हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में, हर इलेक्ट्रॉन का एक एक फंक्शन बनाया और उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ इसे बना दिया। जैसे आपके पास आधार कार्ड बनाए हुए, उसमें बार कोड लगा हुआ है, उस बार कोड को स्कैन करो, आपके बारे में सारी डिटेल है। सेम कहानी साइन के पास इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बताया इसे। हर इलेक्ट्रॉन के लिए हमने इक्वेशन लिखी है, जितने इलेक्ट्रॉन है उसके लिए श्रोडिंगर ने इक्वेशन बनाई साइन। साइन मतलब फंक्शन है, जैसे साइन कुछ भी लिख दिया, साइन एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ करके फंक्शन है। क्लियर है? फंक्शन बनाया इलेक्ट्रॉन का पाथ का, इलेक्ट्रॉन जहां जहां घूमता है उसके पाथ के लिए हमने एक वेव फंक्शन बनाया। क्या बनाया बेटा? एक फंक्शन। जितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सबके लिए एक फंक्शन बनाया। फंक्शन मतलब उसकी डिटेल लिखी, सबके अलग अलग जितने इलेक्ट्रॉन है सबका बनाया हमने। हमारे पास में सबका एक क्या बनाया बेटा? साइन। क्या बनाया? साइन। पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है, मतलब आप देख के कुछ नहीं निकाल सकते, इसे सोल्व करना पड़ता है। इसे क्या करना पड़ता है? सोल्व। इस इक्वेशन में रख के। हमारी बात सुने, नेक्स्ट वन है बेटा, साइन स्क्वायर है फिजिकल सिग्निफिकेंस। साइन तो नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमें बताता है, इट डिनोट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बताता। क्योंकि ये तो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि आप एग्जैक्ट निकाल ही नहीं सकते, तो ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है। क्या बताता है बेटा? प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर मैं कहूं कि एक भाई कोई बेवड़ा है, क्लियर है? अब अगर मुझसे कोई पूछे कि ये बेवड़ा हमें कहाँ मिलेगा, तो अगर जब भी हम चेक करना होगा तो हमें पता है कि बेवड़ा वो अगर शाम का टाइम है, तो मुझसे कोई पूछे कहाँ मिलेगा, तो मुझे पता है कि मान लो ये इस गली में ठेका है और यहाँ पे एक नाली बनी हुई है, तो मैं क्या कहूंगा कि शाम का टाइम है, तो या तो वो ठेके में मिलेगा या नाली में मिलेगा। मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि वो ठेके पे मिलेगा या नाली, मैं कहूंगा या तो नाली में मिलेगा या ठेके पे, क्योंकि वो वहीं मिलता है। एग्जैक्ट नहीं है बेटा उसकी पोजीशन, हो सकता है वो गली के बीच में खड़ा हो कहीं, या तो लेने जा रहा हो या लेके आ गया हो, लेकिन मिलेगा तो क्या है बेटा? ठेके और नाली के बीच में। क्लियर है? इनमें से कहीं पे भी मिल सकता है शाम के टाइम में। तो ये प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट हो गया, मैं कहूँ ठेके पे ही है, वो एग्जैक्ट है। इसने प्रोबेबिलिटी बताई, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की एग्जैक्ट नहीं बताई, इसने कहा इलेक्ट्रॉन इस इलाके में कहीं रहता है। मैंने कहा बेवड़ा इस जगह में कहीं भी रहता है। इसी तरह इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन मिलने की इसने प्रोबेबिलिटी बताई कि इलेक्ट्रॉन किसी रीजन में रहता है। हमारी बात में, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? साइन स्क्वायर से। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर निकालते हैं, और साइन स्क्वायर की वैल्यू में क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्ट नहीं बताता। सब आएंगे अभी। प्रोबेबिलिटी, हाँ, मिल सकता है, यहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब जो बड़ा ध्यान से है कि साइन स्क्वायर अगर जीरो है, साइन स्क्वायर क्या है? इसे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटा? नोड। इसका मतलब क्या है? वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो या मिनिमम। जैसे मुझे पता है बेवड़ा शाम को दूध की डेयरी पे नहीं मिलेगा, तो मैं कहूंगा दूध की डेयरी उसके लिए क्या है बेटा? नोड है, वहां वो मिल ही नहीं सकता, वहां वो मिल ही नहीं सकता। इसे क्या बोलते हैं बेटा? साइन स्क्वायर जीरो आएगा, मतलब नोड वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे कम हो। साइन स्क्वायर जहां मिनिमम आए, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे कम, उसे हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटा? नोड। फिर आता है एंटी नोड, इसे बोलते हैं साइन स्क्वायर मैक्सिमम हो। साइन स्क्वायर क्या हो बेटा? मैक्सिमम। तो साइन स्क्वायर मैक्सिमम कहां होता है बेटा? वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? मैक्सिमम हो, चाहे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम। तो बेटा बेवड़े के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो ठेका या नाली। गली तो मिलने की पॉसिबिलिटी है, वो यहां से यहां तक मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम या तो ठेके पे मिलेगा या नाली। तो मैक्सिमम उसके एंटी नोड क्या हुए? ठेका और नाली। क्लियर है? जबकि यहाँ साइन स्क्वायर है, यहां से यहाँ के बीच में कहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन दो जगह पे ये, तो ये दो जगह क्या कहलाएंगी टोटल में से? एंटी नोड। क्या कहलाएंगी? एंटी नोड। आगे बात में, नेक्स्ट वन है बेटा ऑर्बिटल। क्या है बेटा? ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? रीजन इन द स्पेस, क्लियर है, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या कहलाती है बेटा? ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल हमें इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बताता है। मैंने कहा कि आपके पास जो बेवड़ा है वो आपको नाली और ठेके के बीच में कहीं मिलेगा, तो मैंने उसका पाथ नहीं बताया कि वो जा कैसे रहा है, वो लड़खड़ाते हुए जा रहा है, कैसे आ रहा है, मैंने पाथ नहीं बताया। मैंने वहां उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी बताई है। अब वो जा रहा है कि आ रहा है, मैंने तो ये भी नहीं बताया। ठेके की तरफ जा रहा है, ठेके से आ रहा है, पता नहीं। क्लियर है? वो ठेके वहीं नाली में घूम रहा है, क्या कर रहा है, उसकी मैंने उसका पाथ नहीं बताया।
मैंने उसकी क्या बताई है बेटा, ऑर्बिटल डू नॉट डिफाइन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बताते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है ये बताएगा, इस जगह पे मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एटम है, एटम में जिस जगह मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो है बेटा आपका ऑर्बिटल। आगे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है। अब हमें पढ़ने बेटा क्वांटम नंबर, क्या पढ़ने बेटा, ये जो क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर अपने पास, एक है बेटा प्रिंसिपल, एक है एजीमुथल, एक है बेटा मैग्नेटिक और एक है स्पिन। क्लियर है, इन तीन क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर ने दिया था। ये तो है सॉल्यूशन ऑफ ए श्रोडिंगर इक्वेशन, ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये किसका सॉल्यूशन नहीं है, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के तीन सॉल्यूशन है, एन एल और एम। बोलो कोई दिक्कत है। ये एक आर्बिट्री नंबर है जो लास्ट में है, तो अब ध्यान रहे कि श्रोडिंगर के हिसाब से एस वो नहीं जानता, हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इनमें से श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट जो बेटा हमें एक चीज पढ़नी है, देखो ध्यान से, अपने पास तीन चीजें आएंगी, अभी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। पहले ऑर्बिट, इसी का दूसरा नाम क्या है, सेल। इन ऑर्बिट के अंदर आएगा बेटा सब ऑर्बिट और सब सेल। क्लियर है, और इनके अंदर आएगा ऑर्बिटल, जो भी पढ़ गया है ना ऑर्बिटल, जो मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। तो एटम सीधा नहीं रहता, जैसे अपने पास ये है, ये सर्कुलर है, ये तो है ऑर्बिट, ये तो क्या है बेटा ऑर्बिट। इन ऑर्बिट के अंदर होता है ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट क्या होता है, और इस सब ऑर्बिट के अंदर होता है ऑर्बिटल, और उसके अंदर फिर ऑर्बिटल में लोग। मतलब क्या, देखो बेटा एक बड़ी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बेटा हर फ्लोर बने हुए हैं, क्या है बेटा, इन फ्लोर पे क्या बने हुए हैं बेटा, फ्लैट बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, फ्लैट। और इन फ्लैट के अंदर क्या बने हुए हैं बेटा, रूम, क्या बने हुए हैं। आगे बात समझ में, तो बड़ी सी बिल्डिंग है, ये तो हो गई एटम। इस बड़ी सी बिल्डिंग के जो फ्लोर है वो है ऑर्बिट, क्या है बेटा ऑर्बिट। इसमें जो फ्लैट है वो क्या है बेटा सब ऑर्बिट, और इनके अंदर जो रूम बने हुए हैं ये है ऑर्बिटल। भाई आपको कोई कहे कि आप इस बिल्डिंग में रहते हो, तो पूरी बिल्डिंग में थोड़ी रहते हो, बिल्डिंग के किसी फ्लोर पे, उस बिल्डिंग के फ्लोर में भी किसी फ्लैट में, और फ्लैट में पूरे फ्लैट में थोड़ी पड़े रहते हो, किसी कमरे में रहते हो, किसी कमरे में। आगे बात समझ में, ये तीन वर्ड है अपने पास, इन तीनों वर्ड को वन बाय वन समझना है, अपना इतना टारगेट है। आगे बात समझ में, तो देखो बेटा अब क्वांटम नंबर है क्या, क्वांटम नंबर क्या, सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर विच गिव आइडिया अबाउट एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन नॉन एज क्वांटम नंबर। मतलब चार नंबर का सेट है जो हमें एक तरह से मान लो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है, एड्रेस। जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है वही अपना क्वांटम नंबर है। भाई आपके घर का एड्रेस बताने के लिए चार पॉइंट चाहिए, आपका नाम, आपकी गली का नंबर, आपकी कॉलोनी का नाम, और आप जिस जगह, जिस जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपके घर पे लेटर पहुंच जाएगा। सारी बात में, तो सेम कहानी है, चार नंबर है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में चारों नंबर जान जाएं तो हम इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कौन सा उसका ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब पता कर लेंगे। उसकी एग्जैक्ट वो एग्जैक्ट तो नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे अपन। क्या निकाल लेंगे कि उसके मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ सबसे ज्यादा है। हमें चार नंबर जानने, हमें सिर्फ ये चार नंबर जानने, बोलो कोई दिक्कत है। पहला नंबर अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर है बेटा अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, इसको अपन ने बहुत बार पढ़ा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, ये डिफाइन करता है ऑर्बिट और सेल को। और ऑर्बिट हमेशा कैपिटल में लिखी जाती है, किसमें लिखी जाती है, कैपिटल में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और ये के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। आरी भाषा में ये हमें ऑर्बिट है, इनको लिखते कैसे हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर। आपको मैंने बताया था जेड तक जाते हैं, कहां तक जाते हैं, बोलो कोई दिक्कत है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या देता है, हमें एनर्जी का फॉर्मूला देता है, हमें रेडियस के फॉर्मूले में चाहिए, हमें वेलोसिटी के फॉर्मूले में चाहिए, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, कौन सा है बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। अब तो बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर एल क्या बताता है, ये डिफाइन करता है, इस डिफाइन सब ऑर्बिट और सब सेल। और ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, किसमें लिखी जाती है, स्मॉल लेटर में। तो हमें ये बताता है सब ऑर्बिटल और सब सेल, मतलब ऑर्बिट के बाद में अंदर जो सब ऑर्बिट है उनको बताता है। और सब ऑर्बिट के नाम बेटा ध्यान से देखो बेटा, अपने पास जो सब ऑर्बिट के नाम है ध्यान रहे,
ये है बेटा, एल की वैल्यू अगर 0 है, एन तो 1 से स्टार्ट होता है, एन कहां से स्टार्ट होता है 1 से, एल 0 से स्टार्ट होता है। अगर किसी एल का नाम 0 है तो उसका मतलब उस सबऑर्बिट कौन सा है बेटा, एस। अगर एल की वैल्यू 1 है तो उस सबऑर्बिट का नाम है स्मॉल पी। 2 पे बेटा डी, 3 पे स्मॉल एफ, 4 पे जी, 5 पे एच। सेम इसी तरह चलता जाएगा, शुरुआत में ऐसे एस पी डी एफ, फिर एबीसीडी जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस चलता रहेगा। ये एल की वैल्यूज है। सर मतलब क्या हुआ, मैंने कहा देखो बेटा एक बड़ी सी बिल्डिंग है, क्लियर है कि ठीक है सर, बड़ी सी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के जितने फ्लोर हैं इनको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, पांचवा फ्लोर, छठा। अब इन फ्लोर में भी फ्लैट बने हुए, उन फ्लैट का भी कोई नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एल 0 का मतलब है बेटा अगर किसी फ्लैट के बाद 0 लिखा हुआ है मतलब वो फ्लैट एस नाम का फ्लैट होगा, इस नाम का फ्लैट होगा। अगर किसी फ्लैट के बाहर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब उस फ्लैट का नाम पी है, हमने नाम रख दिया, नाम तो रखना ही था ना कुछ ना कुछ। अगर किसी फ्लैट के बाहर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब उस फ्लैट का नाम डी है, और अगर किसी फ्लैट का नाम 3 है तो उस फ्लैट का नाम एफ है। आगे बात में मैंने कहा एक फ्लैट है बेटा जिसका नाम, जिसपे एफ इक्वल F3 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो फ्लैट कौन सा एफ वाला फ्लैट है, नाम है उसका, नाम एफ है, नंबर 3 है। तो एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट की थी अपन ने, 0 से। अब जो बेटा ध्यान से, अब एल डिफाइन कैसे, ये सब श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, मैं सीधा ही पढ़ा रहा हूं, अपन ने सॉल्व ही नहीं किए। अब अगर मुझसे कोई पूछे एल डिफाइन कैसे, तो देखो बेटा एल इस तरह से डिफाइन है, n-1 से। कहां से डिफाइन है बेटा, n-1 टू 0, n-1 टू 0 विथ इंटीग्रल स्टेप। इंटीग्रल स्टेप का मतलब होता है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। हमारी बात में तो एल इस तरह से डिफाइन है n-1 से 0 तक, और इंटीग्रल स्टेप के साथ डिफाइन है कि सर मतलब मैंने कहा देखो हर फ्लोर पे सारे फ्लैट नहीं बन सकते। जैसे मुझसे कोई पूछे कि फर्स्ट फ्लोर है उस पे कौन सा फ्लैट बन सकता है, तो उसके लिए एल निकालना पड़ेगा, और एल की वैल्यू n-1 से लेके 0 तक होती है। कहां तक होती है, n-1 से लेके, और वो भी इंटीग्रल स्टेप में, मतलब एक छोड़ के एक। तो जब आपके पास पहले फ्लोर पे एल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0, और उसके बाद 0 के बाद 0 यानी कुछ है ही नहीं। अब 0 बेटा फ्लैट का नंबर है, 0 क्या फ्लैट का नंबर। तो बताओ पहले फ्लोर पे कितने फ्लैट होंगे, एक फ्लोर, और देखो पहले एक फ्लैट है और वो एल की वैल्यू 0, इसका मतलब फ्लैट का नाम क्या होगा, एस। तो देखो हमने लिखा कैसे, 1s, तो 1 का मतलब क्या हुआ, पहला फ्लोर, एस का मतलब नाम ऑफ फ्लैट। तो पहले फ्लोर पे सिर्फ एस वाला फ्लैट है, दूसरा फ्लैट आ ही नहीं सकता। आई बात, क्योंकि वैल्यू उस पे एल की वैल्यू एक ही है। अब जैसे दूसरा फ्लोर है उस पे क्या होता है, n-1, तो 2 में से एक गया, कितना बचा, एक, और फिर 0 तक जाना है, तो 1 के बाद सीधा 0 आएगा। मतलब इस पे 2 फ्लैट है, एक फ्लैट हुआ है जिसका नाम P, एक फ्लैट हुआ है जिसका नाम है S है। अब हमें लिखना कैसे है कि भाई P तो बहुत बार आएंगे, तो 2P इसका मतलब क्या है, दूसरा फ्लोर, और P टाइप वाला फ्लैट, दूसरा फ्लोर, और S वाला फ्लैट। आई बात में, जब मैंने n इक्वल टू 3 लिया तो L क्या है, n-1 से, n-1 मतलब 3 में से एक गया, कितना बचा, 2, तो फिर 2 में से अब इंटीग्रल चलता है, 2 के बाद में 1, 1 के बाद में 0। आ रही बात में, अब देखो ध्यान से कि इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे फ्लोर पे एक तो डी वाला फ्लैट है, एक पी वाला और एक एस वाला, तो लिखा ऐसे गया है। इसका मतलब क्या, तीसरा फ्लोर डी वाला फ्लैट, तीसरा फ्लोर है पी वाला फ्लैट, तीसरा फ्लोर है एस वाला फ्लैट। आई बात में, चौथे फ्लोर पे कौन कौन से पॉसिबल है बेटा, n-1, तो 3, 2, 1 है, 0। अब इसका मतलब क्या है बेटा, एफ वाला फ्लैट, ये पी वाला और ये एस वाला, इसका मतलब अपने पास क्या आ गया बेटा, 4f, 4d, 4p, 4s। इसी तरह पांचों फ्लैट पे क्या होगा बेटा, 4, 3, 2, 1, 0, n-1, छठे पे n-1, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और इसी हिसाब से फ्लैट का नाम लिख लेंगे। अब देखो तुम्हें तड़पने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। पहले फ्लोर पे कितने फ्लैट फ्लैट है, एक फ्लैट है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो काहे को इतना करना, सीधा ही बोलेंगे। अब तो ये तो समझाने के लिए था, क्लियर है। तो मुझे पता लग गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट फॉर गिवन ऑर्बिट, फॉर गिवन
किसी गिवन ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं? एन के बराबर ही होते हैं। कितने होते हैं बेटा? एन के बराबर। पूछा तीसरे फ्लोर पे कितने फ्लैट होंगे? 3। चौथे फ्लोर पे 4। इसका मतलब चौथे ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट? 4। पांचवें में 5। आगे बात में, और देखो इसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो सीक्वेंस एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। ये तो याद है। पहले पे कितने होंगे? कि पहले पे 1s होगा सिर्फ। दूसरे पे पूछे तो दूसरे पे 2 होने चाहिए तो 2s और 2p। तीसरे पे 3 होने चाहिए तो एस से शुरू करो, एस पी डी, खत्म। चौथे पे पूछे तो एस से शुरू करो, एस पी डी एफ। छठे पे पूछे तो एस पी डी एफ जी एच। कितने हो गए? 6। बस रुक जाओ, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लाइन वाइज शुरू हो जाओ, एस से शुरू होना है, एस पी डी एफ जी एच आई जे के। जितने 9 में पूछेगा तो के तक पहुंच जाएंगे। लाइन वाइज शुरू हो जाओ। क्लियर है? पहला फ्लोर है, हमें पता है छठे फ्लोर में 6 आने चाहिए टोटल। एस से शुरू करो, एस पी एस। सातवें पे कितने आने चाहिए? 7। तो एस पी डी एफ जी एच आई, तो 7 आई तक है। इतने प्लेट है उस पे। आगे बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत? आगे समझ में? तो हमें पता लग गया नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन ए ऑर्बिट किसके बराबर होता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। आई बात समझ में? तो हम सीधा निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन पी ऑर्बिट। बताओ कितने होंगे? भाई हमारे पास पी ऑर्बिट है, पी ऑर्बिट भी तो है। पी नाम की क्या है बेटा? ऑर्बिट। और पी नाम का सब ऑर्बिट भी है। देखो के एल एम एन ओ पी, ये पी सब ऑर्बिट है। पी क्या है बेटा? सब ऑर्बिट। इसके लिए एन कितना होता है? 6। क्लियर है? और हमारे पास एस पी, ये सब, ये सॉरी, ये तो सब ऑर्बिट नहीं, पी ऑर्बिट है। तो अपने सब ऑर्बिट, ये तो ऑर्बिट है और ये वाली सब ऑर्बिट है, दोनों का नाम ही पी है बेटा। एक को कैपिटल से लिखते हैं, एक को स्मॉल से। जब वो बोले पी ऑर्बिट, इसका मतलब इसकी बात हो रही है। इसके लिए एन इक्वल टू 6 है। और इसमें क्या पूछा है? सब ऑर्बिट। मतलब इसमें टोटल कितनी सब ऑर्बिट होंगी? तो 6 होंगी। क्लियर? अब 6 कौन कौन सी होंगी? तो एस पी डी एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 होगी ना। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? पक्का? फिर पूछा फाइंड आउट नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। ये तो वापस वही क्वेश्चन वापस रिपीटेड है। यहां तक समझ में आया बेटा? पक्का? अब मैं तुमसे पूछूं बेटा, 3f हो सकता है क्या? देखो 3f में मुझे पता नहीं, ये तीसरा फ्लोर है। तीसरा फ्लोर पे टोटल कितने फ्लैट होंगे? 3। तो 3s 3p और 3d 3 ही हो सकते हैं, f तो आएगा ही नहीं। इसी तरह क्वेश्चन आता है 2d हो सकता है क्या? आपने कहा 2 का मतलब फ्लोर नंबर 2 है, d का पता नहीं। दूसरे फ्लोर पे 2 फ्लैट होंगे, एक s वाला और एक p वाला। इसी तरह मैंने पूछा कि 6i हो सकता है क्या? तो हमें पता छठे फ्लोर पे टोटल 6 ही फ्लैट होंगे, क्योंकि सर 6 कौन से होंगे? एस पी डी एफ जी एच। आई तो आ नहीं सकता। आई बात में? जैसे क्वेश्चन आते हैं, कहता 7i हो सकता है क्या? तो आप कहोगे एस, सातवें पे 7 होने चाहिए टोटल। तो आई से शुरू, एस पी डी एफ जी एच आई। हाँ क्या आई आ रहा है? इसका मतलब 7i हो सकता है। 7s हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, ऐसा ही रहे। 7d हो सकता है क्या? कि सातवें पे एस पी डी एफ जी एच आई, डी आ रहा है। अरे बस टोटल 7 होने चाहिए, उन 7 में डी आ रहा है कि हाँ डी आ रहा है, से मतलब 7d पॉसिबल है। अब नेक्स्ट होना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, स्मॉल m। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? हमने कहा एक बड़ी सी बिल्डिंग है, सर बड़ी सी बिल्डिंग है, आपकी बात सही है। उस बड़ी सी बिल्डिंग पे फ्लोर है कि सर फ्लोर है, तो फ्लोर क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट। क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट। फिर उन फ्लोर में क्या बने हुए बेटा? फ्लैट बने हुए। अब उन फ्लैट में भी तो कितने कमरे होंगे? सारे फ्लैट एक से थोड़ी हो सकते हैं। कोई फ्लैट 1 BHK होगा, कोई 3 BHK, कोई 5 BHK, कोई 7 BHK। अब उन फ्लैटों में कितने कमरे बने हुए? मतलब एक ऑर्बिट है, उसमें सब ऑर्बिट है, उस सब ऑर्बिट के हर सब ऑर्बिट अलग अलग सब ऑर्बिट है, आपने नाम अलग अलग रखे, एक सब ऑर्बिट एस, एक पी है। तो इन सब में अंदर कितने कमरे बने हुए? वही क्या कहलाता है बेटा? ऑर्बिटल। क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। और हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है किसी कमरे में, किसी फ्लैट में कितने कमरे। किसी फ्लैट में
कितने कमरे। आ रही बात में? देखो बेटा, ए डिफाइन ऑर्बिटल इन गिवन सब ऑर्बिट, इट डिफाइन ऑर्बिटल, सॉरी इट डिफाइन ए ऑर्बिटल, ये हमें ऑर्बिटल बताता है। ऑर्बिटल का मतलब कितने कमरे, कितने कमरे किसमें बेटा, किसी फ्लैट में। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये भी डिफाइन कैसे है बेटा, माइनस एल से प्लस, मतलब आप फ्लैट का नंबर लाओ, जैसे फ्लैट का नंबर 2 है तो एम कैसे डिफाइन होगा, -2 से +2, तो माइनस एल से प्लस एल विथ इंटीग्रल स्टेप, एक छोड़ के एक। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम एस सब ऑर्बिट के लिए, ये वाला फ्लैट है, तो इस फ्लैट पे अगर अपन बात करें तो इस फ्लैट का नंबर क्या है बेटा, 0। फ्लैट का नंबर 0 ही तो है, 0 एक नंबर है, तो इसके लिए एम की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी बेटा, +0 से -0, तो 0 का मतलब एक कमरा है बेटा। एम क्या बताता है, कमरे को, एक कमरा है जिसका नंबर 0 है। 0 का मतलब 0 कमरे नहीं हुए, 0 का मतलब एक कमरा है जिसका नंबर क्या है बेटा, 0। आगे बात में, तो ये 0 क्या बता रहा था, फ्लैट का नंबर। ये एम 0 क्या है बेटा, इसका मतलब एक कमरा है जिसका नंबर 0 है, हमने 0 से स्टार्ट कर रखा कमरे का नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, कि हमारे पास एक फ्लैट है बेटा जिसका नाम एस है, एल इक्वल टू 0 इस फ्लैट का नंबर था। फिर हमने इसके अंदर कमरे देखे तो इसमें कमरों का एक 0 ही आया, इसका 0 का मतलब एक ही, एक नंबर का कमरा है जिसका नाम 0 है, इसका मतलब इसमें एक ही कमरा है। तो इसका मतलब मान लो एक फ्लैट है, मैं कहूँ 1 BHK, और मान लो वो एक ही कमरा है उसमें, तो चाहे मैं उसे कमरा बोलूं चाहे एक फ्लैट बोलूं, एक ही बात है, भाई एक ही कमरे का कमरा है ये। मैंने कहा ये 1 BHK है, या फिर मैं बोल दूं एक कमरा है, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या बेटा, सर कोई डिफरेंस है नहीं है। तो यही बात है बेटा, इसमें इसमें एक ही कमरा होता है, जितने कमरे होंगे उतने डब्बे बनाएंगे अपन, एक ही डब्बा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो एस सब ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल है, दोनों एक ही बात है, यही एस सब ऑर्बिटल है और यही ऑर्बिटल है, क्योंकि एक ही कमरे का फ्लैट है बेटा। ये तो मैंने कहा अंदर कमरा ही नहीं है, मैंने कहा मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, फिर किसी ने कहा अच्छा फ्लैट में कौन से कमरे में रहता हो, कि एक ही कमरे का फ्लैट है, तो मैं बोल दूं सीधा इस कमरे में रहता हूँ। भाई किसी ने कहा मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, कि वाह यार इस फ्लैट में कितने कमरे हैं, कि एक ही कमरा है, तो फिर मैं अलग से बोलूंगा कि इस फ्लैट के एक कमरे में रहता हूँ मैं, इस फ्लैट में कमरा नंबर 1 में रहता हूँ, क्या कमरा ही एक, खुद ही एक ही है, अंदर कमरा तो नहीं है कोई। तो चाहे मैं इसे एस सब ऑर्बिट बोलूं चाहे ऑर्बिटल बोलूं, एक ही बात है। और पर मैं लिखूंगा कैसे, कि L0 ये तो फ्लैट का नंबर है, इस फ्लैट के अंदर मैंने कहा एक कमरा है उसका नाम M0 है, 0 नंबर है उस कमरे का। अब अंदर है नहीं कमरा कोई भी, फिर अपन ने तो शान के लिए बाहर लिखवा रखा है कि जब किसी को एड्रेस लिखते हैं तो लिखते हैं कि L0 वाला फ्लैट उसमें कमरा नंबर 0। अब उसे क्या पता अंदर कमरा एक ही है, शान तो बनी रहती है। अच्छा जी, फिर आया बेटा पी टाइप वाला फ्लैट, कौन सा टाइप वाला आया, पी टाइप वाले फ्लैट का नंबर कितना है बेटा, 1। अब इसकी वैल्यू कहां से कहां डिफाइन होगी बेटा, -L2 + L, तो बेटा इसका मतलब 1 है, तो -1 0 +1, -1 0 +1, इसका मतलब यहाँ 3 है, मैं मतलब यहाँ 3 कमरे हैं, एक कमरे का नंबर -1 है, एक का 0 और एक का +1, तो हमने 3 कमरे बना दी। कितने कमरे बना दिए, 3 कमरे। अब हमें नहीं पता किसी का नंबर 0 है, हमने कहा एक का माइनस सीक्वेंस होती है, इसका -1 0 +1, इसका +1 0 -1, 3 तरह के कमरे, कितने तरह के कमरे हैं, 3 तरह के। बोलो कोई दिक्कत है? फिर डी वाला आया, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ एल 2 है, तो एम क्या होता है, -2 से +2, तो फिर इंटीग्रल -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो कितने एम की वैल्यू है, 5। इसका मतलब यहाँ 5 कमरे हैं, एक कमरे का नंबर -2 होगा, एक का -1, सबका एड्रेस अलग अलग है, एक का कमरे का नंबर 0 है, एक का 1 और एक का 2, 5 तरह के कमरे इसमें, मतलब कितने BHK, 5 BHK। तो डी वाला 5 BHK, ये 3 BHK और ये 1 BHK। अब एफ वाले की बात करते हैं, एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, तो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, -3 से +3, तो बेटा -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ 7 कमरे हैं, कितने कमरे हैं, 7 कमरे, हर कमरे का नंबर अलग अलग है, 0 भी कमरे का नंबर है बेटा। आगे बात में, तो ऐसा नहीं कि सेम कमरे नंबर तो सेम आ सकते हैं कमरों के। फिर आता है जी, जी में एल की वैल्यू कितनी है, 4,
तो ये कितना होगा बेटा, -4 से +4। आ रही बात समझ में? तो -4 से +4 कितने हुए बता, 9। आ रही बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत? अब हमसे कोई पूछ ले कि आप सीधा बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब ऑर्बिट, क्लियर है? तो मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी प्लेट में कितने कमरे होंगे, सीधा बताना है बिना करे। तो आप हमेशा बोलोगे 2l+1। 2l है, जैसे पहला प्लेट है इसका L0 था तो कमरा भी एक आया। L1 है तो यहाँ L की वैल्यू 1 रखो, कमरे कितने आए, 3। यहाँ L की वैल्यू 2 रखो, कमरे कितने आए, 5। यहाँ L की वैल्यू 3 रखो, कमरे कितने आएंगे, 7। यहाँ L की वैल्यू 4 रखो, कमरे कितने आएंगे, 9। तो इसका मतलब किसी ऑर्बिट में, किसी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 2l+1। बोलो कोई दिक्कत है? देखो अपने पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ये एटम है बेटा। ये इस पे फ्लोर नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। इन फ्लोर का नाम भी है KLMNO। इन पे बने हुए फ्लैट, क्या बने हुए, फ्लैट। तो n इक्वल टू 1 पे बना हुआ है एक फ्लैट जिसका नाम है S। क्या नाम है, n इक्वल टू 2 पे 2 फ्लैट होने चाहिए, तो एक S होगा और एक P होगा। इस पे 3 फ्लैट बने हुए S P और D। इस पे 4 फ्लैट बने हुए S P, ज्यादा बना दिए, SPD और F, इस तरह से। हमारी बात समझ में? अब हमें ये तो पता है बेटा, किसी भी फ्लैट फ्लोर पे देख लो कितने फ्लैट होंगे। अब हर फ्लैट में कमरे की बात करें तो एस वाले में एक ही कमरा है। यहाँ पर ये एस और पी है बेटा। एस में तो एक है लेकिन पी में कितने कमरे हैं, 3। यहाँ एस में एक है लेकिन पी में ये, और ये डी में कितने BHK बेटा, 5 BHK। तो 5 कमरे बनाओ। यहाँ एस में तो एक है, पी में कितने होंगे बेटा, 3। SPD। और इसमें कितने होंगे बेटा, 5। और एफ में कितने कमरे होंगे, 7। 1 2 3 4, 2 2 4 5 6 7। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये हर फ्लोर पे क्या है बेटा, कमरे। अब मैं तुमसे पूछूं पहले फ्लोर पे कमरे कितने हैं, एक कमरा। दूसरे फ्लोर पे कमरे गिन, फ्लैट 2 है, कमरे गिन। इस फ्लैट में एक 4 कमरे, इस पे गिन कितने, एक कमरा तो इसमें, 3 कमरे इसमें और 5 कमरे इसमें, कितने हुए, 9। इसमें एक कमरा तो इसमें, 3 कमरे इसमें और 5 कमरे, और एफ तो 7 BHK, कितने हुए, 9 और 7 है 16। तो तूने एक चीज देखी, कमरों का नंबर n² है कि किसी फ्लैट पे। तो हमने क्या देखा बेटा कि अगर किसी फ्लैट में कमरे पता करने कितने, तो उस फ्लैट में कमरे होते हैं 2l+1। और किसी फ्लोर पे कमरे कितने, वो होते हैं n²। कितने होते हैं? तो हमने क्या सीखा कि सर हमने सीखा कि किसी ऑर्बिट में, कोई अगर ऑर्बिट आपके पास, उस ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होती है बेटा n। कितनी होती है, n। किसी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 2l+1। कितने होते हैं, 2l+1 ऑर्बिटल, ठीक है। और किसी ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, n²। कितनी होती है? तो बता इसका मतलब क्या है, किसी फ्लोर पे कितने कमरे, कितने फ्लैट, n। किसी फ्लैट में कितने कमरे, एक फ्लैट में 2l+1। और किसी फ्लोर पे टोटल कमरे कितने, किसी फ्लोर पे बताया मैंने। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो हमारे पास फिर से क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन p ऑर्बिट। तो p ऑर्बिट है, और ऑर्बिट है इसका मतलब कौन से, किससे डिफाइन होगा बेटा, n से। तो n में आपको पता है KLMNOP। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 6। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होंगे बेटा, 6 का स्क्वायर, कितना हुआ, 36। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एच सब ऑर्बिट। इसमें पूछा बेटा एच सब ऑर्बिट की बात है, तो सब ऑर्बिट है तो आप कैसे लिखोगे, SPDFGH। तो एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है बेटा, 1 2 3 4 5। ध्यान दे 0 से, एस की वैल्यू 0 है, 1 से मत कर देना। ऐसे बच्चा ऐसे गिनता, देखो ऐसे SPDFGH, कहा एच की 6 है ना, मैं जानता हूं तुम ऐसे गिनते हो तुम, SPDFGH। फिर कहोगे एच की वैल्यू, एच के लिए एन वैल्यू 6। अरे एन गिनते हैं ऐसे, एन गिनना होने से गिन लो, KLMNOPQ ऐसे।
लेकिन बेटा एस के ध्यान रहे गलती हो जाती है, क्योंकि एस 0 से स्टार्ट होता है तो एक कम आएगा, तो इसके लिए एच एल के एच है, तो इसके लिए एन कितना आएगा बेटा 5, एल डिफाइन होता है ना इसके लिए, तो इसके लिए एल कितना आएगा 5। और किसी सब ऑर्बिट में अगर आपको ऑर्बिटल चाहिए तो 2l प्लस 1, एल की वैल्यू कितनी है 5। आई बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत यहां तक। फिर आता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, क्या आता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, कि भाई स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, क्लियर है। तो जो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, ये पहली बात तो श्रोडिंगर ने दिया था, ये बेटा इलेक्ट्रॉन हैव टू स्पिन, हमें कहा इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन है, श्रोडिंगर ने दिया था। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन 2 तरह की स्पिन रखता है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अब हमें पता नहीं चलता बेटा, तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम दिखते हैं, हमने देखा थोड़ी देर बाद मुंह घुमा के वापस आए, अरे कौन सा था पहले वाला, हम 2 इलेक्ट्रॉन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। पहले मान लो इसको देखा गया ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घूम के आए क्या क्लॉकवाइज वाला कौन सा था, जगह बदल गई, हमें तो नहीं पता लगा। तो इसलिए हम कहते हैं एक को क्लॉकवाइज तो एक को एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात में, तो जो क्लॉकवाइज वाले उसको अपने किससे लिख दिया प्लस हाफ से, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को किस, ये फिक्स है क्या हमें ना, तो क्लॉकवाइज वाले को माइनस हाफ लिख दे, मैं एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस हाफ लिख दूंगा, उल्टा लिखना होता है, ये कोई फिक्स नहीं है, तो चल रहा है दुनिया में, इसलिए सब यही कहते हैं ये प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, उन्होंने कहा उल्टा लिखना, क्या लिखना उल्टा। हमारी बात में बात ये हुई रही थी, क्या हुई थी उल्टा लिखने की बात हुई थी, क्लियर है कि एक उल्टा एक ये है तो इसका उल्टा लिखो। आगे बात में, अगर इसको प्लस हाफ तो इसको माइनस हाफ, अगर मैं इसको पहले माइनस हाफ लिखता तो इसको क्या लिखता प्लस हाफ। आगे बात में, जैसे बेटा इसको मैं या तो अप से लिखूंगा तो इसको किससे लिखूंगा डाउन से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, आप इसको डाउन से लिख देना इसको अप लिख देना, और उल्टा लिखना, इसको अगर इस एरो से दिखाओ तो इसको डाउनवर्ड एरो से, लेकिन फिक्स नहीं है, इसको आप ऐसे दिखा देना इसको ऐसे, अपने को दिक्कत है क्या बात समझ में है बेटा। 2 तरह की स्पिन होती है बेटा, 2 ही, प्लस हाफ माइनस। आगे बात समझ में, बस ऐसी वैल्यू दे दी 2 और कोई मतलब नहीं, बस हमने वैल्यू रख रखी है ऐसे, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर दे रखा है, श्रोडिंगर ने सोल्व किया नहीं था। आगे बात समझ, कल अपन सीखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखो बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, लिखी जाती है n प्लस एल रूल से। किससे लिखी जाती है बेटा n प्लस एल रूल से, क्लियर है। n प्लस एल रूल क्या होता है, देखो ध्यान से, कि इसमें सिंपल सी कहानी, डिफाइन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, कैसे डिफाइन करते हैं बेटा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एक सेकंड